लैंथेनाइड के सामान्य लक्षण बताए जा चुके हैं, उसी के अनुसार आज आप लोगों को बताया जाएगा एक्टिनाइड श्रेणी या 5s श्रेणी के सामान्य लक्षण। सबसे पहले तो ये आपको बताया गया था कि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को रखा कहाँ गया था। हमने बताया था एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को कहाँ रखा गया था, आवर्त 7 में। कितना Z कितना बोलिए, Z 89। एक्टेनियम के आगे के 14 तत्व, मतलब कहां से कहां तक, 90 थोरियम से लेकर के 103 लॉरेंशियम तक के तत्वों को, 103 लॉरेंशियम तक के तत्वों को आवर्त 7 में 89 एक्टेनियम के आगे से लेकर के 90 थोरियम से लेकर के 89 एक्टेनियम के आगे के 14 तत्व, 90 थोरियम से लेकर के 103 लॉरेंशियम तक के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे रखा गया है, जिसे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। कि इनको एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहा गया था क्योंकि ये सभी एक्टेनियम के आगे के थे और हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को बताया था। अब देखिए एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की स्थिति समझ गए आप लोग। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को समझ गए आप लोग। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को रखा कहाँ गया है, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को रखा गया है आवर्त 7 में 89 के आगे के 14 तत्व 90 से लेकर के 103 में, लेकिन 7 में नहीं रख करके 7 के नीचे आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है 14 तत्वों की। ये तत्व है कौन से, 90 से लेकर के 103, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। ये सारे तत्व हैं, इनका ये प्रतीक है और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर चर्चा किया जाए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ी सी विसंगतियां देखने को मिलती हैं। क्या विसंगतियां देखने को मिलती हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहाँ F में प्रवेश पाना था, लेकिन F में ना प्रवेश पा करके किस में प्रवेश पाता है, D में प्रवेश पाता है, इसलिए क्या हो जाता है 6D2 और 7s2। अगर देखा जाए एक्टेनियम की बात किया जाए, AC की बात किया जाए, एक्टेनियम की बात किया जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका Rn 6D1 7s2। इसमें D में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है और इस तरीके से अगला इलेक्ट्रॉन जो जाता है कहां पर जाता है, D2 में ही चला जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, F ऑर्बिटल बनना शुरू हो जाते हैं और जैसे F ऑर्बिटल बनना शुरू हो जाते हैं तो आपका 90 के बाद 91 आया, एक बढ़ गया और एक D वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला आता है और क्या हो जाता है 5f2। क्या हो जाता है 5f2 6d1 और 7s2, या इसी को हम लिख सकते हैं 5f1 6d2 और 7s2। मतलब कि F में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश पा रहा है, D में दोनों का दोनों वैसे का वैसे रखा गया है। समझ आया ना। इस तरीके से धीरे धीरे इस D का प्रभाव समाप्त होगा, D के इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रवेश करने लगेंगे, आपके F में आने लगेंगे। D के इलेक्ट्रॉन कहां आने लगेंगे, F में आने लगते हैं। तो किस तरीके से होता है आपका, देखिए अगर देखिए यूरेनियम 92 यूरेनियम की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है 5f3 6d और 7s2, F में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है। फिर 93 नेप्ट्यूनियम की बात किया जाता है, 93 नेप्ट्यूनियम में क्या हो जाता है, ये 6d एकदम समाप्त ही हो जाता है। इस D का एक इलेक्ट्रॉन भी कहां चला आता है आपका 5f में, 5f में चला आता है, एकदम समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे इसका प्रभाव 5f5 हो जाता है, 7s2 हो जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेगा, D ऑर्बिटल समाप्त हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेगा कहां से 5f5 5f6, इस तरीके से आगे जाएंगे 5f7। अब देखिए ये अमेरिसियम है 95, अमेरिसियम की बात करते हैं 95 की बात करते हैं, तो इसमें है कितना आपका 5f7 और F क्या होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं और प्रत्येक ऑर्बिटल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक ऑर्बिटल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, जो कि एक हाफ फुलफिल स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है। हाफ फुलफिल हो गया ये, और जब हाफ फुलफिल हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि तब ये स्टेबल हो जाता है, मतलब कि अस्थाई हो जाता है।
हाफ फुलफिल होने की वजह से एक अस्थायी संरचना को प्रदर्शित करने लगता है। जब अस्थायी संरचना को प्रदर्शित करने लगता है तब इलेक्ट्रॉन आए तो क्या करेगा कि यह अपने पास इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण करेगा। 5f7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करने का प्रयास करेगा। क्यों नहीं करने का प्रयास करेगा? क्योंकि इसका हाफ फुलफिल व्यवस्था है और आधी भरी हुई व्यवस्था मतलब हाफ फुलफिल अवस्था एक प्रकार की अस्थायी अवस्था होती है। अस्थायी अवस्था के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवेश करना चाहता, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए क्या बन जाता है आपका 6d ऑर्बिटल एक बार पुनः निर्मित हो जाता है। लेकिन d में जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने लगते हैं तैसे f में इलेक्ट्रॉन अपने आप प्रवेश पाने लगता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है। अब तक एक ही इलेक्ट्रॉनों का फोर्स था, अब कितने इलेक्ट्रॉनों का फोर्स बढ़ गया इसके ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉनों का फोर्स बढ़ जाता है। इसलिए अगले में क्या हो जाता है आपका 5f8 6d और 7s2 या यहाँ पर d ऑर्बिटल भी खत्म कर दिया जाए यदि तो क्या हो जाएगा 5f9 7s2। समझ पा रहे हैं ना? 5f9 7s2 और यहाँ पर क्या होता है, इसलिए d अगले में क्या होता है, d एकदम समाप्ति हो जाता है और d वाला भी इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है और एक बढ़ जाता है 97 से 98 हो जाता है। इस तरीके से 5f10 हो जाएगा, f10 f11 f12 f13 f14। यहाँ पर आपका नेवेलियम में क्या हो जाता है, f14 तक बढ़ जाता है। उसके बाद लॉरेंसियम में क्या हो जाता है, f14 6d1 f14 6d1 और 7s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की विसंगतियां देखी जाए तो आप लोगों को 2 जगह विसंगतियां देखने को मिलेंगी। एक 90 थोरियम में जो कि F बना ही नहीं है 6d है, और 91 प्रोटैक्टिनियम में क्या है, F2 है 6d1 है, और फिर यूरेनियम में क्या है, F3 है 6d है। उसके बाद d ऑर्बिटल समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद चले आते हैं हम कहां पर, क्यूरियम में 96 क्यूरियम की बात करते हैं तो यहाँ पर 6d बन जाता है। और फिर बर्गेलियम से आपका पुनः वैसे को वैसे अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना शुरू हो जाता है। समझ गए ना? इस तरीके से हम कहेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पूछें कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Rn, फिर क्या हो जाएगा 5f1 2 14 6d 1 2 2 और फिर क्या हो जाता है 7s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि D में कहीं कहीं 1 है तो कहीं कहीं 2 है। बट यहाँ पर एक एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, थोरियम की बात छोड़ दिया जाए तो थोरियम इसके अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि थोरियम में f ऑर्बिटल बना ही नहीं है, 6d2 और 7s2 होता है। समझ गए ना? हमें उम्मीद है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग समझ गए होंगे। कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग दिमाग में रखोगे, बाकी क्रमशः वैसे बढ़ता है। अब आप लोगों को पढ़ना है लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आप लोगों को पढ़ना है इसका एक्टिनाइड संकुचन। हटाए इसको, चलिए इसको पढ़ना है। यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है आप लोगों को, एक्टिनाइड संकुचन के बारे में पढ़ना है। एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा लैंथेनाइड संकुचन, आपने पढ़ा होगा क्या, लैंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन। संकुचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, कम होना। जैसे जैसे प्रमाण बढ़ता जाता है, जैसे जैसे प्रमाण बढ़ता जाता है तो इसमें इनकी प्रमाण त्रिज्याएं क्या होती जाती हैं? इनकी प्रमाण त्रिज्याएं क्या होती जाती हैं? कम होती जाती हैं। प्रमाण त्रिज्या में क्या होती है? प्रमाण त्रिज्या में कमी होती है और प्रमाण त्रिज्या में हुई कमी क्या कहलाता है? आपका एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। प्रमाण त्रिज्या में कमी क्यों होती है? कमी इसलिए होती है क्योंकि प्रमाण बढ़ने के साथ साथ नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के कारण ऊपर से नीचे जाने पर यह कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे नहीं है तो इस क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है ना, मतलब बाएं से दाएं जाने पर एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की प्रमाण त्रिज्याएं क्या होती हैं? घटती जाती हैं। और प्रमाण त्रिज्याओं में हुई कमी ही क्या कहलाता है? एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। तो एक्टिनाइड संकुचन के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया कि एक्टिनाइड संकुचन होता क्या है। इतना सिर्फ लिखिएगा
क्या लिखिएगा कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एक्टिनाइडों की परमाणविक और आणविक त्रिज्याएं धीरे धीरे क्या होती हैं, कम होती जाती हैं। परमाणविक और आणविक त्रिज्याएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के कारण इनकी परमाणु त्रिज्याओं में कमी देखने को मिलती है। परमाणु त्रिज्याओं में हुई कमी क्या कहलाता है? आपका एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। अगला पढ़ना है आप लोगों को यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या। क्या पढ़ना है? ऑक्सीकरण संख्याएं पढ़नी है। आप लोगों ने देखा होगा एक्टिन और लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के समान ऑक्सीकरण संख्याएं +3 थी और कहीं कहीं पर +2 भी थी, +2 +3 भी थी, कहीं कहीं पर +4 और +3 भी थी। ठीक इसी प्रकार से एक्टिनाइडों की भी ऑक्सीकरण संख्याओं की बात किया जाए तो एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण संख्याएं भी समस्त ऑक्सीकरण संख्याएं कितनी होती हैं आपकी? +3। सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं कितनी होती हैं? +3 होती हैं। और कहीं कहीं पर क्या होता है? +2 भी होता है और कहीं कहीं पर क्या होता है? +4 भी होता है। समझ गए ना इसे? अगला देखिए, रासायनिक अभिक्रियाशीलता की बात किया जाए। रासायनिक अभिक्रियाशीलता की बात किया जाए तो ये भी रासायनिक अभिक्रियाशील होते हैं, बहुत ही क्रियाशील होते हैं। इनकी अगर उपसा संयोजन संख्या की बात किया जाए, किनकी उपसा संयोजन संख्या की बात किया जाए? एक्टिनाइडों की उपसा संयोजन संख्या की बात किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा समझ जाइए इसके बारे में। उपसा संयोजन संख्या की बात किया जाए, एक्टिनाइडों की उपसा संयोजन संख्या की बात किया जाए, इसकी उपसा संयोजन संख्या कितनी होती है? 6 से 12 तक होती है। कितनी होती है? 6 से 12 तक होती है इनकी उपसा संयोजन संख्याएं। अब देखिए यूरेनियम के बाद के यूरेनियम से लेकर के समस्त एलिमेंट्स क्या होते हैं यहाँ पर समस्त एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ये से क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होते हैं? लगातार यहाँ से अल्फा, बीटा और गामा किरणों का क्या होता रहता है? उत्सर्जन होता रहता है। यही इतनी प्रॉपर्टी है आपकी एक्टिनाइड श्रेणी में और कुछ नहीं है। यही इतनी प्रॉपर्टी है। हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने बताया आप लोगों को कौन सा? एक्टिनाइड संकुचन। एक्टिनाइड संकुचन के बारे में बताया गया। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्याएं और आणविक त्रिज्याएं घटती हैं, जिसे एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। हमने बताया उपसा संयोजन संख्या। उपसा संयोजन संख्या कितनी होती है इन सबकी? 6 से 12 होती है। और हमने बताया आप लोगों को ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। 92 के आगे लगातार अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। और फिर हमने बताया ऑक्सीकरण संख्याएं। ऑक्सीकरण संख्याएं समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं कितनी होती हैं? +3 होती हैं। कितनी होती हैं? +3 होती हैं। और कहीं कहीं पर कुछ कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं कितनी होती हैं? +2 +4 भी होती हैं। अब देखिए आप लोगों से पूछा क्वेश्चन कैसे जाएगा? ये तो पूछा ही जाएगा कि एक्टिनाइड लैंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। फिर उसके बाद एक्टिनाइड या लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का संकुचन पूछा जाता है। एक्टिनाइड या लैंथेनाइड का संकुचन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बन सकता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का समानताएं बताइए। समानता या भिन्नताएं के बारे में पूछा जाएगा। तो समानताएं भिन्नताएं कर ही ले जाओगे। कैसे? क्योंकि आपने लैंथेनाइड भी पढ़ लिया है और एक्टिनाइड भी पढ़ लिया है। दोनों में कंपेयर करके आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। तो हमें उम्मीद है कि ये पूरा सिलेबस, पूरा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या जानते हैं? उपसा संयोजन यौगिक। कल से शुरू किया जाएगा उपसा संयोजन यौगिक।